रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ड्रोन वाले युग में मंगल पर कैसे इंसानी जीवन का विकास हो, अंतरिक्ष से मिसाइल वार वाली सुरक्षा कैसे दी जाए, इस पर विकसित देशों में चर्चा चल रही है। और विकासशील भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहा है, वहां पर पूछा जा रहा है कि कथा करने आए हो तो पहले अपनी सही जाति बताओ। और इसीलिए आज हम खबरदार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इटावा से निकले एक विवाद ने हमारे पूरे देश के 2 राज्यों में यह बहस छेड़ दी है कि कथावाचक कौन होगा। क्या केवल ब्राह्मण जाति के लोगों को ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है? ये व्यासपीठ मतलब वो आसन जिस पर कथा कहने वाले बैठकर धार्मिक ग्रंथों जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, रामायण या पुराणों का पाठ करते हैं। ये स्थान महर्षि वेद व्यास को समर्पित है और इसे बेहद सम्मान दिया जाता है। ये सम्मानित गद्दी है, लेकिन इस गद्दी पर बैठकर कौन कथा सुनाएगा, किस जाति का होगा, किस जाति का नहीं होगा, इस बहस से पहले आज हम आपको खबरदार कर रहे हैं। और खबरदार करना बेहद जरूरी है 21वीं सदी में। हम रोबो एआई की बात करें या कौन कथा सुनाएगा, ये बात करें। एक तरफ विज्ञान की रोशनी, दूसरी तरफ अज्ञान का अंधेरा। एक तरफ उत्तर प्रदेश का बेटा शुभांशु शुक्ला जो इतिहास रचते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश में आरोप लगा भागवत कथा सुनाने वाले जाति के ब्राह्मण नहीं, यादव पता चले तो उनका सिर मुंडवा दिया, चोटी कटवा दी, नाक ब्राह्मण के पैर पर रगड़वाई, मूत्र तक छिड़क कर कह दिया गया अब जाकर तुम्हारी शुद्धि हुई। जिसके बाद भागवत कथा पर जाति का नया महाभारत उत्तर प्रदेश से बिहार तक शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव के सामने एक कथावाचक, एक सहायक और मंडली के एक सदस्य भजन गा रहे हैं। नेताजी मेरी ध्वनि को। लखनऊ के एसपी दफ्तर के भीतर भागवत कथा के बीच चलने वाले इन भजन की गूंज के साथ इस वक्त यूपी से बिहार तक राजनीतिक, सामाजिक बहस छिड़ गई। क्या कथा वाचन का अधिकार हर जाति के लोगों को नहीं है? भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? सारे सरोवर अखिलेश यादव जिन कथावाचकों का भजन सुन रहे हैं, इनमें एक है मुकुट मणि यादव, दूसरे हैं संत सिंह यादव, तीसरे हैं श्याम जी कठेरिया। 2 यादव हैं, एक दलित है। बहस इस बात की हो रही है, क्या कथावाचन का काम हिंदू धर्म में जातिगत आधार पर अलग अलग होगा? अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। चरणों में पड़ी तुम्हारी। ये बहस अब उत्तर प्रदेश से बिहार तक पहुंच चुकी है। बहस को नया मोड़ तेजस्वी यादव ने दिया है। पूछा गया है, पिछड़ा केवल दान देने, चढ़ावा देने को है, क्या कथा सुनाने को नहीं? पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं। ये तो अन्याय है। ब्राह्मण, यादव, कथा, पिटाई, छेड़खानी, सवर्ण, पिछड़े, वोट, इन सब के बीच यूपी से बिहार तक राजनीतिक वोट संग्राम चल रहा है। जहां दावा है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को कहना पड़ा, इटावा से उत्तर प्रदेश में जातीय जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल है, वो जहर किसने फैलाया है? जहां ये तक सियासी बयान आ गया, क्या पिछड़े दलित अपनी कथा अलग कहना शुरू कर दें? जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। कौन कथा कहेगा? 2047 का लक्ष्य रखते देश में जब बहस इसी पर छिड़ने लग जाए तो खबरदार करना जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कथा केवल ब्राह्मण कह सकता है। शास्त्र की मर्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। ये 21वीं सदी का 25वां वर्ष चल रहा है, लेकिन अब आप सोचिए, इस बात की बहस हमारे देश में हो रही है कि कथावाचक कौन होगा। क्या केवल ब्राह्मण जाति का होगा? क्या यादव या कोई दूसरा कथावाचक नहीं हो सकता है?
इस बहस का कारण उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आया एक वीडियो बना है, जहां 21 जून को मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव कथा सुनाने पहुंचे। दावा है कि पहले ही दिन कथा सुनाने के बाद आयोजक ब्राह्मण जाति के लोगों ने दोनों से इनकी जाति पूछी। दावा है खुद को यादव बताए जाने पर दोनों को बुरी तरह से पीटा गया, अपमानित किया गया। अब इस घटना की शुरुआत कहां से हुई है हम आपको दिखाते हैं। सिर मुंडवाया जा रहा है, पैर ही नहीं छुआया जा रहा, महिला के पैर में नाक तक रगड़वाई जा रही। भगवा गमछा पहने एक और शख्स की चोटी काटी जा रही, बाल काट दिए जा रहे हैं और धार्मिक नारा लगाकर इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। बजरंग बली के जय के नारे लगाती भीड़ फिर गमछा पहने शख्स से टायरों में हवा भरवाती। मशीन से बाल मुंडवा देने का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा का है। केवल एक नहीं, दूसरे शख्स के साथ भी यही किया गया, जिनके सिर से पहले चोटी हटाई, जिसे हिंदू धर्म में शेखा कहा जाता है, उसे काटा गया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? यहाँ भीड़ से आती आवाज सुनिए। हाथ में मोबाइल लेकर दुनिया भर की चीजें सोशल मीडिया के जरिए गाँवों तक पहुँच गई, लेकिन जाति को लेकर आपराधिक अंधेरा नहीं छटा। मोबाइल के टॉर्च से अंधेरे में रोशनी करते लोग भगवा वस्त्रधारी के सिर की चोटी कटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा के बकेवर इलाके में दादरपुर गांव है, जहां लोगों ने सिर मुड़वाकर चोटी काटकर पैर छुआया। यहां तक कि दावा है कि नाक रगड़वाकर इन पर मूत्र तक छिड़क दिया गया। ये दो लोग हैं, कथावाचक मुकुटमणि और कथा में सहायक आचार्य संत, जो इटावा के दादरपुर गांव में कथा कहने गए। आरोप है गांव के कुछ लोगों ने इनकी जाति यादव होकर ब्राह्मणों के गांव में कथावाचक बनकर आने पर मारा पीटा, बाल और चोटी काट दी। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो मिलाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हम क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा तो ये बताओ, तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए थे? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुड़ाया। जिस गांव में मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव कथा कहने गए, वहां कुछ ग्रामीणों का ये दावा है दोनों ने अपने आप को ब्राह्मण बताया, जबकि जाति यादव है। लेकिन खबरदार करता सवाल, क्या इस वजह से अपराध करने की छूट किसी को हासिल हो जाएगी, जो बाल चोटी कटवा कर नाक रगड़वाएंगे? मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया। 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंग बली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा, ये हमने कह दिया। बोले तो हम ये 103 देरी है गांव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता कथावाचक मुकुटमणि और सहायक आचार्य संत सिंह यादव को लेकर पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचे। पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब कथा कराने वाले परिवार ने यादव कथावाचकों पर ही छेड़खानी करने, जाति छिपाकर स्वयं को ब्राह्मण बताने, आस्था
को चोट पहुंचाने का आरोप लगा दिया। इटावा की पुलिस, जो अब तक सिर्फ कथावाचकों को पीटने वालों को गिरफ्तार कर रही थी, उसने अब दोनों यादव कथावाचकों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कर ली। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। वीडियो में पैर छूने की घटना कब आपके साथ वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई है, पैर छुपाई, इसलिए। अंगुली हाँ, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें कर नहीं आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ हैं? अंदर ले गया, फिर वहाँ से आया। तो ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार्य हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो बात थी कि यादव जाति के, इसलिए ऐसा उनके साथ नहीं, हमें सन्यासी और आचार की कोई जात नहीं होती है, कोई भी हो, जिससे कोई लेना ही देना नहीं था। इटावा में कथा कराने वाले परिवार के इन्हीं आरोपों की वजह से बकेवर थाने में मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है मुकुटमणि और संत ने जाति छिपाकर खुद को ब्राह्मण बताकर भागवत कथा कही, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई, भागवत कथा को खंडित किया, छल कपट किया। हालांकि इन आरोपों को वो कथावाचक खारिज करते हैं, जिनका सिर मुंडवा दिया गया, चोटी काटी गई, पैर पर नाक रगड़वाई गई। तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, तो क्या उन्होंने जात नहीं पूछी थी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? कम से कम 25-30 आदमी तो थे। अच्छा, आपने पैर कितने लोगों को छुए? सभी के पैर छुआए, छोटे बड़े सभी के पैर छुआए। कुछ दिन पहले एक जगह यही मुकुटमणि जब कथा करने गए तो वहाँ पोस्टर लगा मिलता है, लिखा होता है आचार्य पंडित मुकुटमणि महाराज, भागवत वक्ता और सहायक व्यास संत मणि महाराज जी। इसके साथ अब खबरदार करते दो सवाल हैं जो चल रहे हैं। एक पक्ष है जो कहता है कि जाति क्यों छिपाई, और दूसरा पक्ष कहता है कि उस समाज से पूछो जिसकी वजह से जाति क्यों छिपानी पड़ती है। इसलिए इसी घटना से जुड़ा 21 जून का एक और वायरल वीडियो देखना जरूरी है, जिसमें कहीं भी छेड़खानी या फिर दूसरे आरोप जो कथा कराने वाले परिवार ने महिलाओं को लेकर लगाए हैं वो नहीं सुनाई पड़ते, बल्कि मुकुटमणि यादव को बैठाकर केवल यही पूछताछ होती इस वायरल वीडियो में सुनाई पड़ती है कि तुम यादव हो तो कैसे कथा सुनाने लगे। जो लोग धर्म देखकर कथावाचक तय करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ जानकारी पहले हमने जो निकाली है वो बता दें। इस सदी में इसी वर्ष की शुरुआत में दशकों के विवाद के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनता है। कामेश्वर चौपाल का नाम बहुत से लोग शायद भूल गए हों, हम उन्हें याद दिला दें। कामेश्वर चौपाल दलित हैं, अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे हैं। कार सेवक के तौर पर 1989 में राम मंदिर में शिलान्यास की पहली ईंट रखी थी। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका और दलित होने के नाते उन्हें यह अवसर दिया गया था। कामेश्वर चौपाल को उसी राम मंदिर के लिए चयनित 24 पुजारियों में 2 अनुसूचित जाति के, एक पिछड़ा वर्ग से, यानी पूजा पाठ का धर्म नहीं बल्कि ज्ञान और तप से संबंध होता है। अब इसके बाद भी जिन लोगों के दिमाग में जाति का जाला लगा हुआ है उसे भी साफ करने की जानकारी हमने जुटा रखी है। याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि दलित थे। संत रविदास भी दलित थे, जिनकी याद अधिकतर नेताओं को दलित वोट के लिए आती है। महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़े वर्ग से आते थे। संत तुकाराम ओबीसी थे। संत गाडगे दलित थे। अब ये सारे नाम आपके सामने ही। ये सारे लोगों को, इन लोगों के तप, इनके ज्ञान, इनके समाज को दिखाए गए रास्ते और रोशनी के लिए याद किया जाता है। जाति के लिए बिल्कुल इन्हें याद नहीं किया जाता। ये सारे लोग हैं। फिर भी जिन्हें यह लगता है कि सन्यासी होने का, तपस्वी होने का, कथा कहने का अधिकारी केवल ब्राह्मणों को होगा, दूसरों को बिल्कुल नहीं होगा, तो उनके लिए भी कुछ जानकारी वो भी हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पर ये सारे लोगों को, वो ओबीसी समाज के सन्यासियों को याद करें। उमा भारती जी ओबीसी हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। साध्वी ऋतंबरा अद्भुत कथा सुनाती हैं। राम मंदिर में
इन्हें सबने आंदोलन करते हुए देखा। और साध्वी ऋतंभरा ओबीसी हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भी पिछले वर्ग से ही आती हैं। साक्षी महाराज राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और ओबीसी हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव भी पिछले वर्ग से ही आते हैं, ये भी हम आपको बता दें। संत, सन्यासी, तपस्वी जब हर वर्ग से हो सकते हैं, हर जाति से हो सकते हैं, तो फिर कथा वाचन का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास क्यों होगा? अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहाँ तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं हैं, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें। और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है, उसमें कोई बाधा भी नहीं। कथा का एक अपनी मर्यादा है। व्यासपीठ को सारे लोग नहीं बैठ सकते व्यासपीठ पर। व्यासपीठ पर बैठने वाला हर प्रकार से प्रबुद्ध होना चाहिए। क्या सिर्फ उस व्यासपीठ की गद्दी को सुशोभित ब्राह्मण ही कर सकता है? क्या कोई और, भले ही वो उस नियम, उस तरह के चीज़ों को पालन करता हो, पैरामीटर पे उतरता हो, लेकिन वो नहीं बैठ सकता है? या महिलाएं भी नहीं बैठ सकती हैं? क्या शास्त्र कहता है? नहीं, शास्त्र से स्पष्ट कहता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष स्पीच को बोल चुके हैं कि स्त्रियां बिल्कुल भी व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती हैं, और जो साधु ब्राह्मण हैं वही बैठ सकते हैं, सब नहीं बैठ सकते हैं। नियम यही है, हमारा शास्त्र कहते हैं। यही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हम शास्त्र के विपरीत थोड़ी सी जाएंगे। हम शास्त्र के अनुयायी हैं, शास्त्र को मानने वाले हैं, हम संत हैं। घर परंपरा त्याग करके संत बन के बैठे तो शास्त्रों का और वेदों का हम पालन करेंगे कि हम अपना मनमुखा काम करेंगे, मनमानी करेंगे? कथा व्यवसाय के रूप में जिस प्रकार एक नया व्यवसाय फल फूल रहा है, पहले वो सज्जन बौद्ध कथा करते थे, बाद में भागवत की कथा करने लगे। एक दूसरे सज्जन, ये दोनों, एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया? बड़े से बड़े संत, रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेदव्यास तक, सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। तो ऐसा क्या कारण है? वर्तमान में भी सैकड़ों कथावाचक हैं जो गैर ब्राह्मण हैं और वो कथा कर रहे हैं, मर्यादा में कथा कर रहे हैं। तो ये जो कथावाचक थे, ये मर्यादा विहीनता के कारण या षड्यंत्र के तहत, और ये कथा करने गए भी तो जिसने व्यक्ति ने बुलाया उसे पता नहीं था कि ये गैर ब्राह्मण है। तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश को किसी जातिगत षड्यंत्र की आग में झोंकने के लिए आमादा है। कथा कहने का व्यक्ति हर उसको है कि जो कथा को सुनता है, एक विषय। दूसरा ये है कि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण किसी के लिए जाति होगी, लेकिन मेरे नजरों में ब्राह्मण हुआ है जो पढ़ा लिखा है, जो पूजा पाठ करता है, जो कर्म करता है, तो वो कुल मिलाकर वो ब्राह्मण है, वो किसी भी जाति में जन्मा हुआ है। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी क्यों मानते हैं कि कथावाचक हर जाति का हो सकता है, लेकिन अगर सारी जातियों को कथा एक साथ सुनानी हो तब कथा सुनाने वाला ब्राह्मण ही होना चाहिए, ब्राह्मण होना अनिवार्य है। हमारी साथी अंजना ने इसका जवाब उनसे लिया है। पहला प्रश्न आपसे यही है शंकराचार्य जी, कि आपने कहा है कि कथा कोई भी बोल सुन सकता है, लेकिन व्यासपीठ पर सिर्फ ब्राह्मण को ही बैठना चाहिए। अब कई लोग इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, अब हम ये उम्मीद तो रखते नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय ही जाएगा युद्ध करने के लिए। आज हर धर्म के लोग जाते हैं, हर जाति के लोग जाते हैं। बाल काटने नाई का काम है तो वो भी किसी एक जाति से अब जुड़ा नहीं है। तो जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी उसमें बहुत बदलाव आए हैं। ऐसे में सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक क्यों बनना चाहिए? ये मनु महाराज की स्मृति में आरक्षण बताया गया था, और उस आरक्षण का उद्देश्य यही था कि पूरा का पूरा जो समाज है वो अपनी जीविका के बारे में निश्चिंत रहे। ब्राह्मण के लिए अगर अध्ययन, अध्यापन आदि, कथा प्रवचन आदि आरक्षित किए गए थे तो इसका मतलब था कि ब्राह्मण दूसरे कामों में नहीं जाएगा। अब जब ब्राह्मण सब कामों में जा रहा है तो क्षत्रिय भी सब काम में जाएगा, वैश्य भी सब काम में जाएगा, शूद्र भी सब काम में जाएगा। तो इसलिए
ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। हमने जो बात कही वो हमारे शास्त्र की कही, हमारी परंपराओं की कही, आज भी उनको समाज में स्वीकार्यता है और उसी आधार पर हमने कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको शंकराचार्य जी की इस आधार पर सनातन धर्म को बांटने की एक कोशिश हो रही है, क्योंकि ऐसी चीज तो होनी नहीं चाहिए। अनेकों, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें खुद उमा भारती को आप देखें, साध्वी ऋतंबरा, ये ओबीसी समाज से आती हैं, कथावाचक हैं, बहुत सारे हैं, मतलब साध्वी निरंजन ज्योति हो, साक्षी महाराज हो, बाबा रामदेव हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम काज कर रहे हैं धर्म से जुड़ा हुआ, और वो ओबीसी समाज से हैं, दलित समाज से। ऐसे में इसमें क्या बुराई है? नहीं, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे यहाँ ये मर्यादा है और ये परंपरा है और ये शास्त्र है। जहां तक कहने सुनने की बात है वो सबको अधिकार है और सब कह रहे हैं, जो सुनने वाले हैं सुन भी रहे हैं। अगर कहीं पर कोई इसको नहीं स्वीकार कर पा रहा है तो उसको भी कैसे गलत कहा जा सकता? लेकिन आप शंकराचार्य जी हैं और आप जो बोलेंगे उसके मायने होंगे, उसको लोग समझना भी चाहेंगे। मतलब क्या आज की व्यवस्था में जाति के आधार पर, देखिए आज की जो व्यवस्था है, आज की व्यवस्था एक तरफा व्यवस्था नहीं है। अभी जो अपना समाज है भारत का, उस समाज में दो तरह के लोग वर्ग हैं। एक लोग वर्णाश्रम व्यवस्था को मान करके चल रहे हैं और दूसरे लोग हैं जो वर्णाश्रम को नहीं मानना चाहते। अब पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश ने संविधान बदलने के विपक्ष से प्रचारित राजनीतिक नैरेटिव में ऐसे मतदान किया था कि बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। क्या यादव कथावाचकों के चोटी काटने वाले कांड से, उन्हें पीटने से फिर से बीजेपी को राजनीतिक नुकसान उत्तर प्रदेश में होगा? पुलिस हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ा रही है। पिस्टल हाथ में तान कर दौड़ना उस लड़ाई में पड़ रहा जहां पूछा जा रहा है कथावाचक क्या वही बनेगा जो ब्राह्मण होगा। हालत ये हो गई कि पुलिस को गाड़ी पीछे लेकर भागना पड़ रहा है। पुलिस वालों को उल्टे पैर इटावा में ये भागना पड़ रहा, क्योंकि कथावाचक की जाति वाली लड़ाई में अब पत्थरबाजी हो गई, हवाई फायरिंग की नौबत आ चुकी है। दावा है अहिर रेजिमेंट के लोग उस गांव के बाहर तक पहुंच गए जहां यादव कथावाचक पीटे गए। बाइक पर बैठे यादव समाज के लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ी पर पत्थराव हुआ। पुलिस को हवाई फायरिंग करके दावा है भीड़ को गांव में घुसने से रोकना पड़ा। इटावा में ही यादव सभा के लोग प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दे रहे हैं। इटावा में उस परिवार का समर्थन करने ब्राह्मण समाज महासभा के नेता पहुंच जाते हैं जिस परिवार पर यादव कथावाचक को जाति की वजह से पीटने का आरोप लगा। देवरिया में ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर नारेबाजी करते हैं। ये पूरी लड़ाई अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि इस पर अब खुलकर अगड़े और पिछड़े की राजनीति हो रही है। जिनके बाल चोटी काटे गए उन्हें पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया, फिर 51,000 रुपए दिए। इसी के बाद से सियासत बढ़ती जा रही है। जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं। उनकी चेतावनी की भी आवश्यकता नहीं है, उनकी पीढ़ी के फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही सक्षम है, उन्हें कोई संज्ञान में विषय आता है या सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में कोई विषय आता है कि गलत हुआ है तो कार्रवाई होती है। अब इसमें हर चीज में पीढ़ी ढूंढते हैं तो कम से भैया एक कथा काम छोड़ दो, इसको पीढ़ी मत ढूंढो। ये पीढ़ी का व्यवस्था नहीं है, ये सामाजिक स्नेह और सामाजिक विद्वेष का विषय है। इसके ऊपर प्रशासन अपना काम कर रहा है। कथावाचकों की जाति पर यह राजनीति आगे और लंबी खींचेगी। इसका कारण वोट गणित में छिपा हुआ है। आपको हम बताते हैं कैसे। 2014 से 2024 के बीच यानी कि 10 सालों में 3 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव के वोट गणित के अनुसार बीजेपी 80% हिंदू वोट में सवर्ण का 70 से 80% वोट लगातार 2014 से पा रही है। लेकिन ओबीसी वोट में यादव वोट को हटाकर जो 50 से 80% का हिस्सा 2022 तक मिला, वो अचानक 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटकने लगा। अब कैसे हम समझाएं आपको। 2019, 2022, 2024 के बीच देखिए
कुर्मी कोयरी वोट बीजेपी के पास 80% से 72% होते हुए 2024 में 61% पर आ गया, यानी कि बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार इस वर्ग में गिर रहा है। और इसी तरह बीजेपी का गैर जाटव वोट देखें तो 2019 में 49% से 2022 में 41% यानी कि कम हो गया, और फिर 2024 में सिर्फ 29% रह गया। तो ये जबरदस्त गिरावट है। तब अखिलेश यादव को यह लगता है कि यादव कथावाचकों के अपमान के मुद्दे पर वो पिछड़े वोट को साध सकते हैं, बीजेपी के पास जितना भी जा रहा है उससे खींच सकते हैं, यह अखिलेश यादव को लगता है। और अखिलेश यादव इस मुद्दे को जरूर आगे खींचकर ले जाएंगे। आज तक से बातचीत में एक बड़ी खबर आ रही है। उमा भारती बीजेपी की बड़ी नेता ने कहा है कि उन्हें इटावा के कथावाचकों की पिटाई कांड में साजिश नजर आ रही है। उमा भारती को लगता है कि समाजवादी पार्टी की ही वोट वाली साजिश इस पूरे विवाद में है। ये बयान हमारे सहयोगी से बातचीत में उमा भारती ने दिया। आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती जी। जाति को लेके, कथावाचकों की जाति को लेके जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर आज उमा भारती जी से बात करेंगे। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कथावाचक की जाति विशेष को लेके विरोध करना उचित होगा कि आप अगर कोई ब्राह्मण जाति से क्या वही कथा कर सकता है, दूसरी जाति का अगर व्यक्ति होगा, कथावाचक होगा, उसको कथा करने का अधिकार नहीं है? ये लड़ाई जो कर रहे हैं ये बहुत सामान्य लोग कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मीडिया पे आवें, क्योंकि सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यादव वंश में हुआ और भागवत कथा ब्राह्मण करते हैं। लेकिन जो मूल भागवत लिखी है जिनने, वो श्रीमद् भागवत, वो तो वेद व्यास धीवर कन्या के पुत्र थे, सत्यवती के, और उनके पिता भी ब्राह्मण नहीं थे, महाराजा शांतनु, वो सेमी क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा थे। भगवान राम ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी। रावण ब्राह्मण था उल्टा, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी रावण का वध करने के कारण राम जी की कथा नहीं करना है ऐसा तो कभी नहीं कहा। ब्राह्मण तो बहुत बड़ा दिल रखने वाला वर्ग है, इसीलिए वो व्यास पीठ जो मानी जाती है वो वेद व्यास जी के नाम पे मानी जाती है, और वेद व्यास जी तो धीवर कन्या के पुत्र थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव जाति के आधार पर नफरत फैलाना चाहते हैं, इसीलिए इस पूरे मामले को तूल दिया गया। योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि इससे कोई पर्पस सॉल्व होने वाला नहीं है। खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और कांग्रेस को टारगेट किया है कि वो राजनीति कर रहे हैं। कैसे होगा, क्योंकि योगी तो स्वयं ब्राह्मण नहीं है, और गुरु गोरखपीठ में गोरखनाथ संप्रदाय तो जो लोग रहे हैं वो अधिकतर सभी वर्गों के लोग रहे हैं, उसमें तो कुछ मुस्लिम भी रहे हैं। इसीलिए मुझे तो लगता है जैसे पूरा प्रायोजन हुआ है, आयोजन हुआ है। ये इसकी एक्सपर्टी पहले केजरीवाल जी के पास में थी कि जब उन्हें कोई बड़ा प्रचार करना होता किसी मुद्दे का तो पूरा खुद रचना करते थे, विरोध की भी और समर्थन की भी। मुझे ये डाउट हो रहा है कि पूरा प्लानिंग के साथ में हुआ है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं यादव हैं, ब्राह्मण बड़े प्रेम से भागवत कथा करते हैं। ये कोई ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं है, ये सब प्रायोजन है, राजनीतिक नाटक है। अब हम आपको दुनिया पर मंडराते महायुद्ध के खतरे से खबरदार कर दें। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे नेटो का बजट बढ़वाकर ट्रंप ने रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। आज खबर यह है कि ट्रंप ने पुतिन को झुकाने के लिए यूक्रेन को एक नए हथियार से लैस करने का निर्णय कर लिया है, जिसे पाकर यूक्रेन की शक्ति रूस से युद्ध में कई गुना बढ़ जाएगी। यह हथियार कौन सा है, उससे पहले आपको हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी बता दें। रूस ने नेटो देशों का बजट बढ़ाने जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि इससे रूस की सुरक्षा तैयारियों पर कोई असर नहीं होगा। मतलब लावरोव कह रहे हैं कि रूस नेटो से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, रूस अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को नए सिरे से भड़काने वाले हैं? पुतिन को झुकाने के लिए यूक्रेन को कौन सा हथियार ट्रंप देने जा रहे हैं? नाटो की बैठक में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप बदले हुए दिखे। 3 महीने पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से नाराज थे। Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You don't have the cards right now.
With us, you start having Not playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of anymore. millions of people. You're gambling with World War III. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. वही डोनाल्ड ट्रंप नाटो की बैठक में जेलेंस्की को लेकर बहुत उत्साहित नजर आए। I think you just had a meeting with President Zelensky. Did you discuss any ceasefire in this Russo-Ukrainian? No. I wanted to know how he's doing. He was very nice, actually. You know, we had little rough times sometimes. He was couldn't have been nicer. I think he'd like to see an end to this. I do. I think what I took from the meeting couldn't have been nicer, actually. But I took from the meeting that he'd like to see it end. I think it's a great time to end it. I'm going to speak to Vladimir Putin and see if we can get it ended. डोनाल्ड ट्रंप ने जहां जेलेंस्की की तारीफ की, तो उन्होंने ये भी बताया कि जेलेंस्की से युद्ध विराम को लेकर बात नहीं हुई, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात में उन्हें रूस के खिलाफ एक ऐसा शक्तिशाली हथियार देने पर हामी भर दी जो इस युद्ध को नए सिरे से भड़का सकती है। इस हथियार का नाम पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसे यूक्रेन को देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब तैयार हो गए हैं। Let me just tell you, they do want to have the anti-missile missiles, okay, as they call them, the Patriots, and we're going to see if we can make some available. You know, they're very hard to get. We need them too. We were supplying them to Israel. 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिए। यह आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को भांप कर मार सकता है। इसने रूस के खिलाफ यूक्रेन को सुरक्षा दी थी, लेकिन ट्रंप के आते ही अमेरिका बदल गया और यूक्रेन को रूस ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इसलिए यूक्रेन की तरफ से लगातार अमेरिका से पैट्रियट की मांग हो रही थी, जिस पर ट्रंप ने ध्यान नहीं दिया। अब सवाल है, ऐसा क्या हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस खतरनाक हथियार को देने के लिए यूक्रेन को राजी हो गए? क्या इसकी वजह रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, जिन्हें लेकर शायद ट्रंप को भरोसा था कि वो उन्हें मनाकर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे? लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप बुरी तरह घिर गए। ट्रंप का रुख पुतिन को लेकर सख्त हो गया। इस तरह जो ट्रंप पहले जेलेंस्की से नाराज थे, वो अब पुतिन से नाखुश लगते हैं। सवाल है, क्या पुतिन को चुकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का फैसला कर लिया, जबकि वो बखूबी जानते हैं इससे युद्ध बुरी तरह भड़क सकता है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को पहली बार 1991 की फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने खुद को साबित किया था। इस मिसाइल सिस्टम से सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल की रक्षा की गई थी। इसके बाद 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के दौरान भी इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस तरह हमले के लिए सिर्फ 9 सेकंड में तैयार होने वाले इस खतरनाक मिसाइल लॉन्चर मिलने के बाद यूक्रेन ज्यादा मजबूती से रूस का मुकाबला कर पाएगा। I think it's a great time to end it. I'm going to speak to Vladimir Putin and see if we can get it ended. But look, these are brave people. They're fighting these wars all over the place. You know, I had a good meeting with Zelensky, and I had a lot of good meetings. We had a lot of good meetings with a lot of people, a lot of great leaders. But he's fighting a brave battle. It's a tough battle. माना जा रहा है कि पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पैट्रियट मिसाइल देने का दांव खेला गया है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले से पहले ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को नहीं निकाल पाया, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि तेहरान अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार का बड़ा हिस्सा बरकरार रखने में सफल हो गया है, और ये फाइनेंशियल टाइम ने खबर छापी है। तो मतलब यह हुआ कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो ईरान के पास यूरेनियम भी है और ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ईरान के पास यूरेनियम भी है और ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिनका आज एक वीडियो संदेश भी आ गया है। दशकों से ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई इसी तरह से अपनी बात रखते हैं। मंच पर वो अकेले बैठते हैं। सैन्य अफसर इस तरह से घुटने मोड़कर उनकी बात सामने बैठकर सुनते हैं, नारेबाजी करते हैं। लेकिन इजराइल और फिर अमेरिका के साथ सीधी जंग के दौरान खामेनेई गायब हो जाते हैं।
उनके कमांडर सीज फायर के बाद सड़कों पर हीरो की तरह जनता का अभिवादन स्वीकार करते दिखते थे। जनता तेहरान की सड़कों पर सीज फायर के बाद जश्न मनाती दिखती है। यही नहीं, तेहरान के आजादी चौराहे पर देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाता है। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता के सीज फायर के बावजूद गायब रहने से अटकलों का दौर शुरू हो गया। सवाल उठ रहा है, क्या ईरानी सुप्रीम लीडर सुरक्षित हैं या फिर इजराइल के डर से छिपे हुए हैं? पूछा जा रहा है कि अगर युद्ध में ईरान की जीत हुई है तो रहबर को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इन सवालों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें खामेनेई की तरफ से कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। खामेनेई ने कहा है, इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा है और भविष्य में दुश्मनों को हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला एक बड़ी उपलब्धि है। ईरान इस बार इजराइल के सुरक्षा चक्र को भेदकर उसके शहरों को दहलाने में कामयाब रहा। आत्मसमर्पण कभी नहीं होगा, ईरान शक्तिशाली राष्ट्र है। इस तरह खामेनेई की तरफ से वीडियो जारी कर अपने देशवासियों को बधाई दी गई, जिसमें ये बता दिया कि वो सुरक्षित और स्वस्थ हैं। लेकिन कहाँ हैं, किस बंकर में छिपे हैं, बाहर क्यों नहीं निकल रहे, ये सवाल अब भी बरकरार है। दरअसल इजराइल और अमेरिकी हमलों के बीच जनता की इस उलझन को ईरान के सरकारी टेलीविजन पर खामेनेई के एक अधिकारी से पूछ लिया गया। टीवी होस्ट ने अधिकारी से कहा कि लोग सर्वोच्च नेता के बारे में बहुत चिंतित हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? इस पर खामेनेई के कार्यालय के प्रमुख मेहदी फजाइली ने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा, हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस तरह खामेनेई पर सरकारी अफसरों की तरफ से भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया, जिससे सवाल उठता है कि देश पर असाधारण संकट के बावजूद खामेनेई का सामने न आना क्या एक साधारण सी बात है? और इन्हीं सवालों पर इस वीडियो के जरिए शांत करने की कोशिश हुई। राजनाथ सिंह ने एससीओ के साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से खींची गई नई लक्ष्मण रेखा के बारे में पाकिस्तान को एक बार फिर से आगाह कर दिया। चीन के चिंगदाओ में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों का यह आमना सामना हुआ है, लेकिन एक छत के नीचे एक कार्यक्रम में रहकर भी दोनों रक्षा मंत्रियों में कोई मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ राजनाथ सिंह से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऑपरेशन सिंदूर की तरह जिस तरह चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, एससीओ में भी यही हुआ, क्योंकि उसके साझा बयान में पहलगाम हमले को शामिल नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना को जगह मिल गई। भारत ने इससे नाराजगी जताई और एससीओ के साझा बयान पर साइन नहीं किया। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर बचाया हो। संयुक्त राष्ट्र में भी वो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन और आतंकियों के लिए ढाल का काम कर चुका है। इसलिए एससीओ में राजनाथ सिंह ने आतंक फैलाने वाले और उसका बचाव करने वालों को खूब सुनाया। Pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. चीन और पाकिस्तान का रिश्ता आतंकवाद से कहीं आगे का है। ऑपरेशन सिंदूर में ये बात साबित भी हो गई। पाकिस्तान की तरफ से अब माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। पाकिस्तान को लेकर चीन हमेशा से दोहरा रवैया अपनाता रहा है। एक तरफ वो आतंकवाद पर पाकिस्तान को बचाता है,
दूसरी तरफ भारत से रिश्ते सुधारने का दावा करता है। इसी सिलसिले में उसकी तरफ से 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की गई। दूर मेरे पीछे देखिए कैलाश पर्वत और मेरे ठीक पीछे मानसरोवर। रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उत्तर से एक ऐसा सरोवर है जो ब्रह्मा के मानस से, यानी भगवान ब्रह्मा के मन से बना है। उसे कहते हैं मानसरोवर, और वहीं से निकलती है वो नदी सरयू जो पहुंचती है अयोध्या। केवल सरयू नदी ही नहीं, बल्कि सरयू नदी के साथ साथ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये सरोवर। इसकी ऊंचाई लगभग 15,100 फीट बताई जाती है, और इस ऊंचाई पर ये एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का सरोवर है। बहुत अलग अलग स्रोत हैं इसके, यानी कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वो तो स्रोत है ही इस सरोवर का, लेकिन इसके साथ ही आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके जल से भी यहाँ पर जो सरोवर है उसमें पानी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मानसरोवर है उसका स्रोत है कैलाश। और इसीलिए आप जब यहाँ पर तस्वीरों को देखेंगे, उस सीधाई में देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। कुछ पाबंदियां ऐसी हुई हैं कि अब यहाँ पर मानसरोवर में स्नान की जो अनुमति है वो नहीं, तो अगर श्रद्धालुओं को स्नान करना होता है तो वो यहाँ से पानी लेकर और उसके बाद जाकर स्नान कर सकते हैं। 5 साल बाद फिर यात्रा शुरू हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोनों देशों को संबंध सुधारने की दिशा में ले जा सकती है, लेकिन चीन की तरफ से आतंकवाद का बचाव इस कोशिश को ही कमजोर करने वाला है।